नमस्ते। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस चैनल दसराज साइंस गुरु पर। और आज नाइन्थ क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था उसकी कंटिन्यूएशन वीडियो यानी कि वो आगे चलेगा। तो मैटर इन आर सराउंडिंग यानी कि हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में हम अब तक कितना पढ़ चुके थे इस बारे में पढ़ेंगे। प्लस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाइन्थ क्लास जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और नाइन्थ क्लास में कई बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उन दिक्कतों का सामना ना करें और अपनी पढ़ाई को एक अलग ही तरीके से आप अप्रोच करें और अलग से ही पढ़ाई को टाइम दें। ठीक है, हमेशा। तो आइए शुरू करते हैं नाइन्थ क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर। और इस फर्स्ट चैप्टर के बारे में मैं अब तक आपको मैटर और इसके साथ ही मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं यानी पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बतला चुका था। पदार्थ का मतलब होता है एक कोई भी ऐसी वस्तु या फिर कोई भी ऐसी हम कोई भी ऐसी चीज़ कह सकते हैं जिसमें कोई ना कोई मास यानी कोई ना कोई द्रव्यमान हो किलोग्राम में, जिसमें थोड़ा बहुत वजन हो या फिर और वजन होने के साथ साथ वो थोड़ी बहुत जगह भी घेरे यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको मैटर कहा जाता है। और मैं अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करें या मुझे व्हाट्सएप करें नोट्स के लिए या फिर क्वेश्चंस के लिए अगर आपके मन में कोई डाउट है तो। प्लस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी नोट्स या फिर कंटेंट है मेरा एनसीईआरटी और एनसीईआरटी का जो सपोर्ट मटेरियल होता है उससे उठाया गया है। तो आपको कहीं स्पेशलाइज्ड कंटेंट खरीदने की या फिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी बुक और एनसीईआरटी के सपोर्ट मटेरियल में बहुत ही अच्छा कंटेंट है जिससे आप इजीली काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक बार फिर। तो मैंने आपको सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में बता दिया था, पार्टिकल्स के बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से सॉलिड को हम गैस में बदल सकते हैं, गैस को सॉलिड में बदल सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड में बदल सकते हैं और कैसे हम लिक्विड को गैस में बदल सकते हैं यानी कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, किस तरीके से हम पदार्थ के स्टेट में अवस्था में बदलाव ला सकते हैं। लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड कैसे किया जा सकता है। जैसे कि वाटर है, पानी का अगर एग्जांपल लिया जाए तो वो तीनों स्टेट्स में हो सकता है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो जो बर्फ है वो भी पानी होती है लेकिन वो सॉलिड स्टेट है। पानी लिक्विड स्टेट में जो वाटर होता है जिस जो हम पीते हैं दैट इज लिक्विड स्टेट यानी कि द्रव अवस्था। और गैस होता है भाप। भाप जब भी हम पानी गर्म करते हैं या फिर खाना बनाते हैं तो जो भाप उड़ती हुई दिखती है दैट इज गैस। तो वो क्या होती है, गैसियस स्टेट होती है यानी कि गैस अवस्था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम किसी सब्सटेंस को बदल सकते हैं उसके अवस्था से बाय चेंजिंग द टेम्परेचर यानी कि तापमान की यहाँ पर बात की जाएगी। और तापमान बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आप ध्यान से समझिए। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, हमने इस बारे में पहले डिस्कस कर लिया है कि जब भी तापमान बढ़ता है यानी कि टेम्परेचर में राइज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं यानी जो कण होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है यानी कि वो बहुत ही तेज़ी से गति करने लगते हैं। तो आइए अब हम यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से जो आइस है वो मेल्ट होकर यानी कि पिघलकर पानी बनती है और फिर पानी जो है वो किस तरीके से भाप बनकर उड़ के जो है गैस अवस्था में आ जाता है, गैसियस स्टेट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या कहता है। मेल्टिंग पॉइंट जिसको हिंदी में गलनांक कहा जाता है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। एक बार फिर समझिए, द मिनिमम टेम्परेचर वो सबसे कम तापमान जिस पर एक सॉलिड पिघलना शुरू करता है या फिर पिघलता है उसे हम कहते हैं, एक लिक्विड बनने के लिए, टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक। अच्छा यहाँ पर एक वर्ड का बार बार यूज हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर
उसे आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं, और किताब में उसमें अलग से आप पेज नंबर पर जाकर देखेंगे तो आपको अलग से ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में लिखा हुआ मिलेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है प्रेशर का वो अमाउंट जो कि हवा में उस एटमॉस्फेयर में उस टाइम मौजूद है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर मैं बात करूँगा तो प्रेशर की ही बात कर लेते हैं। 8वीं क्लास में हमने पढ़ा था प्रेशर की जो यूनिट होती है यानी कि दबाव की वो यूनिट होती है, या दाब भी हम कह सकते हैं, दाब या दबाव एक ही बात है। तो वो जो यूनिट होती है प्रेशर या दबाव की वो होती है पास्कल, PA, पास्कल। और यहाँ पर जो यूनिट हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर या ATM का मतलब होता है 1.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 पास्कल्स। तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर प्रेशर में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 या फिर 15 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए के इज फॉर केल्विन, के से केल्विन होता है। आपने अब तक जो टेम्परेचर की यूनिट पढ़ते हुए आ रहे होंगे वो डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड पढ़ते हुए आ रहे होंगे, या फॉरेन हाइट भी होती है एक यूनिट। यहाँ पर हम केल्विन के बारे में पढ़ेंगे। केल्विन क्या होता है? केल्विन देखिए जो टेम्परेचर है उसकी SI यूनिट होती है केल्विन, यानी कि केल्विन को अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर मापें, टेम्परेचर को अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर मापें तो टेम्परेचर की जो SI यूनिट होती है तापमान की वो केल्विन होती है। टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन होती है। और 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 273.16 केल्विन। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, आपकी किताब में भी होंगे कि केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करो, सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करो। तो उसके लिए बहुत ही इजी प्रोसीजर है। अगर आपको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप 273 प्लस करो। सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 प्लस करो, और अगर आपको केल्विन से सेल्सियस करना है तो आप 273 माइनस कर दो। तो ये एक बहुत ही इजी टेक्निक है। अगर आपको कभी भी दो ऑपोजिट चीज़ों में दिक्कत हुई हो तो आप हमेशा एक चीज़ याद करो, क्योंकि दूसरी चीज़ हमेशा उसकी उल्टी होती है। तो एक चीज़ अगर आप याद करोगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली ही आपको याद हो जानी है। तो ये था केल्विन के बारे में और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। अब देखिए यहाँ पर जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और जो पेपर में भी आती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या फिर हम कहें संगलन या गलन की गुप्त ऊष्मा की अगर हम बात करें तो उसका यहाँ पर एक पॉइंट आने वाला है। ये देखिए 0 डिग्री सेल्सियस के बाद ड्यूरिंग melting the temperature of ice does not rise even though heat is being supplied continuously due to the latent heat of fusion. This latent heat of fusion is used up to overcome the force of attraction between ice particles. देखिए एक बार फिर से समझिए इसको। During melting the temperature of ice does not rise even though heat is being supplied continuously. देखिए जब हम बर्फ के टुकड़े को पिघला रहे हैं तो वो पिघल गया, लेकिन पिघलने के बाद उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसका मान लीजिए मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वो बर्फ पिघल चुकी है। अब उसके बाद उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से नहीं बढ़ रहा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट का मतलब होता है गुप्त ऊष्मा, यानी कि वो ऊष्मा यानी कि वो हीट जो कि एब्जॉर्ब कर ली जा रही है रिएक्शन में ही, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इस लेटेंट हीट यानी कि इस संगलन की गुप्त ऊष्मा के कारण ही जो है अट्रैक्शन जो है आइस पार्टिकल्स का वो कम हो रहा है। आइस पार्टिकल्स में काफी अट्रैक्शन होता है क्योंकि आइस जब तक आइस है तब तक वो सॉलिड है, हमें इस बात का पता है। एट 0 डिग्री सेल्सियस एनर्जी ऑफ वाटर पार्टिकल इज मच मोर देन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ आइस एट 0 डिग्री
सेल्सियस। तो हमें पता है कि जब 0 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है तो पानी के पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है वो बर्फ के पार्टिकल्स से ज्यादा होने लगती है। ऐसा क्यों हुआ, एक बार फिर से समझिए। बर्फ ली, बर्फ को पिघला दिया, ठीक है। अब बर्फ को हम पिघला रहे हैं और जैसे ही बर्फ पिघल गई तो उसकी और ज्यादा टेम्परेचर में बढ़ोतरी नहीं हो रही, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के कारण, यानी कि गुप्त ऊष्मा के कारण। संगलन की गुप्त ऊष्मा, संगलन की गुप्त ऊष्मा के बारे में आगे भी पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे बर्फ जो है वो अब पानी बन गई है तो पार्टिकल्स की जो एनर्जी होगी किसकी ज्यादा होगी, बर्फ की या पानी की? क्योंकि बर्फ तो खत्म, अब पानी बन गया है तो ऑब्वियसली पानी के जो कण होंगे उनमें ज्यादा एनर्जी होगी। अब बात करते हैं फ्यूजन की। फ्यूजन क्या होता है, यानी कि संगलन। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। ये मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक होता है आइस यानी बर्फ का। द लिक्विड प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, the process of melting, that is change of solid into liquid state, is also known as fusion। जब भी एक सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में बदल रही होती है या फिर मैं कहूँ बर्फ का पानी बनना, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। उसको फ्यूजन कहा जाता है, यानी कि संगलन या गलन भी हम कह सकते हैं। When a solid melts, its temperature remains same, so where does the heat energy go? अब देखिए यहाँ पर फिर से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात आ गई। जब एक सॉलिड मेल्ट करता है यानी कि पिघलता है तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है, यानी कि ना तो बढ़ता ना घटता। ऐसा क्यों? एनर्जी, हीट एनर्जी, क्योंकि लगातार तो हम हीट कर रहे होते हैं उसे। भाई हमने बर्फ को रखा, बर्फ को पिघला दिया, बर्फ पिघल गई लेकिन तापमान बढ़ ही नहीं रहा, जबकि हीट यानी कि जो हमारा चूल्हा है वो तो लगातार जल रहा है। क्यों? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के कारण, यानी कि गुप्त ऊष्मा। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, गुप्त। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट एज एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वो अमाउंट हीट का जो कि 1 किलो सॉलिड को लिक्विड स्टेट में बदलने के लिए चाहिए होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। तो ये जो हीट है ये मेल्टिंग के दौरान या फिर मैं कहूँ हीटिंग के दौरान गुप्त रहती है, यानी कि हिडन रहती है, या फिर हम कहें एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो ये था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में। अब हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में भी कुछ इसी तरीके का पढ़ेंगे, प्लस इसके बाद हम और सारी चीज़ों के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में हमने पढ़ा जब एक सब्सटेंस पिघलना शुरू करता है, पिघलता है। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक में भी वही चीज़ है, जब कोई सब्सटेंस the temperature at which a liquid boils to form vapors at atmospheric pressure is called its boiling point। तो जब एक लिक्विड जो है वो उबलना शुरू करता है और भाप छोड़ता है, यानी कि टू फॉर्म वेपर्स, भाप छोड़ने के लिए, भाप बनाने के लिए, तो उसको कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 373 केल्विन। अब यहाँ पर आप एग्जांपल से समझ सकते हैं किस तरीके से केल्विन सेल्सियस को केल्विन में बदला है। हमें पता है वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 बराबर 373 केल्विन। तो ये है सेल्सियस से केल्विन, और अगर हम केल्विन से सेल्सियस करेंगे तो 273 को माइनस कर देंगे। और यहाँ पर भी हम लेटेंट हीट के बारे में बात करेंगे। अब देखिए जब बर्फ पिघली तो बर्फ जब पिघल गई तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, सेम चीज़ यहाँ पर है। जब पानी उबला तो उबलने के बाद पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ा। क्यों? ड्यूरिंग बॉइलिंग द टेम्परेचर of water does not rise even though heat is being supplied continuously, as this heat of vaporization is used to over the forces attraction between water particles, यानी कि वाटर पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, सेम वहाँ आइस पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी, और यहाँ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, यानी कि वाष्पीकरण या फिर वाष्पोत्सर्जन की गुप्त ऊष्मा हम यहाँ पर कहेंगे। तो द अमाउंट
of heat required to change 1 kilogram liquid to its gaseous state at boiling point at atmospheric pressure। तो वो अमाउंट हीट का जो कि 1 किलो लिक्विड को गैसियस स्टेट में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा या वाष्पोत्सर्जन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल, एट 100 डिग्री सेल्सियस एनर्जी ऑफ वाटर वेपर्स इज मच मोर देन द एनर्जी ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर वेपर्स की एनर्जी होती है, भाप की पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि पानी की जो एनर्जी होती है पानी के पार्टिकल्स की वो कम होती है। सो वी कैन चेंज वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो हम पानी को या फिर मैटर को, पदार्थ को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदल सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा से ही एग्जाम में आता रहा है। आप प्लीज़ ध्यान दीजिए कि किस तरीके से समझाया गया है इस टॉपिक को रिवाइंड करके। एट 25 डिग्री सेल्सियस वाटर इज लिक्विड, एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर इज सॉलिड आइस की फॉर्म में, एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर इज गैसियस स्टेट स्टीम यानी भाप की फॉर्म में। पानी के बारे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो सॉलिड स्टेट को हमने हीट किया, लिक्विड स्टेट बन गई, लिक्विड स्टेट को हमने हीट किया, गैसियस स्टेट बन गई। गैसियस स्टेट को ठंडा करेंगे दैट इज लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट को ठंडा करेंगे दैट इज सॉलिड स्टेट। यानी कि वापस से हमें जो है फ्रीजिंग भी कह सकते हैं इसे, या फिर सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं, सॉलिडीकरण या फिर ठोसकरण, ठोसीकरण इसे कहा जा सकता है, या फिर फ्रीज करना। लिक्विड को फ्रीज कर देंगे तो ऑब्वियसली सॉलिड में तब्दील हो सकता है। तो आइए अब पढ़ते हैं सब्लिमेशन के बारे में। सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन। देखिए ऊर्ध्वपातन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, प्लस ऊर्ध्वपातन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रक्रिया है, प्रोसेस है। हमने पढ़ा कि कैसे सॉलिड से लिक्विड में बदला हमने पानी को, और लिक्विड से फिर गैस में। और अगर हमें उल्टा करना है तो फिर पहले गैस से लिक्विड में चेंज करेंगे और फिर लिक्विड से सॉलिड में। लेकिन सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कुछ पदार्थों को सॉलिड से सीधा गैस स्टेट में चेंज कर देते हैं। The change of solid directly into vapors on heating and of vapors into solid on cooling without passing through the intervening liquid state is called sublimation। ऊर्ध्वपातन वो प्रक्रिया है जिसमें ठोस सीधा यानी कि डायरेक्टली वेपर्स भाप में गैस में बदल जाते हैं, और भाप वेपर्स जो है वो सॉलिड में बदल जाता है, उसको कहा जाता है सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बिना लिक्विड स्टेट में आए ये आसानी से सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड में चेंज हो जाता है। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में भी रखना है। यहाँ देखिए हम अमोनियम क्लोराइड को हीट कर रहे हैं। अब अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? देखिए एक केमिकल का नाम है, और बहुत ही इजी भाषा में अगर कहा जाए इसका जो कॉमन नेम होता है या फिर जिस नाम से इसको बोला जाता है दैट इज कैम्फर। तो ये कैम्फर को हमने जलाया है। कैम्फर यानी कि कपूर, जो कि पूजा में इस्तेमाल होता है, कपूर, और कपड़ों में भी रखा जाता है कपूर, और कपूर की गोलियां, उसको कैम्फर या फिर नेफ्थलीन बॉल्स भी कहा जाता है। कैम्फर को हमने जलाया, और इसको जलाने पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से, ये देखिए एग्जाम्पल, व्हेन कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड इन चाइना डिश कवर्ड बाय इन्वर्टेड फनल। एक उल्टी फनल से इसको
कवर किया गया है चाइना डिश को, और ये मिक्सचर है NH4Cl, ये फॉर्मूला होता है अमोनियम क्लोराइड का। NaCl भी यहाँ पर एक केमिकल है जिसका इस्तेमाल किया गया है। NaCl बेसिकली सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट, नमक। प्लग इन its upper open end, the vapors of an ammonium chloride are converted into a solid ammonium chloride on coming in contact with the cold inner walls of the funnel। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आप देख रहे होंगे फनल के साइड्स में, फनल के कांटेक्ट में आकर जो गैस है वो सॉलिड टेम्पर में बदल गई। दिस प्रोसेस इज सब्लिमेशन, यही प्रोसेस सब्लिमेशन है, इसी प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। अब ये तो था सब्लिमेशन, जहां पर हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे थे, हीट के बारे में, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो क्या होगा। पढ़ते हैं प्रेशर के बारे में, दबाव, अगर हम किसी चीज पर दबाव डालेंगे तो क्या होगा। तो दबाव के बारे में अगर बात करें तो हमने इस बारे में पढ़ा है कि दबाव भी, ये भी पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। जिसके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं यानी आपस में ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, उस पर दबाव बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, जैसे कि सॉलिड स्टेट, ईंट पर दबाव बनाना बहुत मुश्किल है। फिर लिक्विड स्टेट की बात की जाए तो इतना मुश्किल भी नहीं और इतना आसान भी नहीं, इंटरमीडिएट स्टेट, बीच की एक अवस्था होती है लिक्विड स्टेट। लेकिन जो गैसियस स्टेट है, गैस, वहाँ दबाव बनाना सबसे ज़्यादा आसान होता है और वो उनको भी हम सबसे ज़्यादा संपीड़ित कर सकते हैं। तो यहाँ पर गैस के बारे में विशेषकर स्पेशलाइज्ड तरीके से पढ़ेंगे। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, किस तरीके से प्रेशर के इफेक्ट में चेंज आने से हम एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में किसी मैटर को, किसी पदार्थ को बदल सकते हैं। इफ वी कंप्रेस अ गैस इन अ सिलेंडर, अगर हम एक सिलेंडर में गैस भर रहे हैं, the distance between the particles of gas is reduced, the finally gas is liquid and finally gas is liquefied on lowering temperature। और एंड में हम देखेंगे कि जब हम एक सिलेंडर में गैस भर रहे हैं तो लिक्विफाइड गैस होती है। लिक्विफाइड गैस यानी एक ऐसी गैस जिसको लिक्विफाई किया गया हो, लिक्विड बनाया गया हो, द्रव अवस्था में बदला गया हो। कैसे बदला गया हो द्रव अवस्था में? द्रव अवस्था में बदला गया हो प्रेशर डाल के, संपीड़न करके लगातार। ये देखिए, आप देख सकते हैं पिस्टन और सिलेंडर। पिस्टन जिससे दबाव डाला जा रहा है, दबाव डाला और दबाव डाल के ये देखिए एंड की स्टेट देखिए। एंड यहाँ पर जो है ये बहुत ही कम स्पेस बचा है पार्टिकल्स के बीच, तो यहाँ पर लिक्विफाई कर दिया गया है गैस को। और इसका एग्जाम्पल अपने घरों में भी है और सभी के घरों में गैस सिलेंडर्स होते हैं। तो गैस सिलेंडर्स यानी कि LPG का इस्तेमाल किया जाता है। 8th क्लास में अगर आपने ध्यान दिया हो तो LPG जो होती है वो तो होती, उसकी फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है जहां पर एक गैस को जो है लिक्विड बना दिया जाता है प्रेशर से। तो यहाँ पर हम सेकेंड पॉइंट देखिए, पहले तो बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर अगर हम लगाएंगे द पार्टिकल्स ऑफ गैस कैन बी ब्रॉट क्लोजर टुगेदर, तो गैस के जो पार्टिकल्स है वो एक साथ लाए जा सकते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जिसको ड्राई आइस भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस डायरेक्टली changed into carbon dioxide gas directly without changing into liquid when pressure is reduced to 1 atmospheric pressure। एक बार ध्यान दीजिए, एक बार फिर से, जब ड्राई आइस यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए ड्राई आइस या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड समझिए। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस का नाम है, हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को जिसकी ज़रूरत होती है या फिर हम सांस छोड़ते हुए जो गैस निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। लेकिन ये गैस की फॉर्म है, ये मैंने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, ये गैस है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का क्या मतलब है? यानी कि एक ऐसी गैस, सॉलिड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड की, एक ऐसी फॉर्म CO2 की जिसमें वो सॉलिड हो। ड्राई आइस भी कहा जाता है उसको, सूखी बर्फ। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है
अगर आपने अपने स्कूल्स में या हॉस्पिटल्स में लाल लाल सिलेंडर देखे हों जिनसे आग बुझाई जाती है, उनके अंदर ये मौजूद होती है। उसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस कहा जाता है। देखिए जब हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को यानी कि वो जो ड्राई आइस है, अगर हम उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 यूनिट तक लेकर चले जाएं, 1 पर लेकर चले जाएं, तो वो सीधा गैस में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। एक बार फिर से समझिए, जब हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो प्रेशर है उसको 1 atm पर लेकर आते हैं तो वो गैस में बदल जाती है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है 1 atm प्रेशर आने पर या होने पर। ठीक है, ये पॉइंट है और इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। आगे देखिए चैप्टर में, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरीके से फोटो के द्वारा समझाया गया है। और लिक्विड से स्टार्ट अगर हम करें तो लिक्विड से गैस बना, वेपराइजेशन हुआ। वेपराइजेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है जिसे। गैस से लिक्विड बना, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक जो प्रोसेस है उसके बारे में एक बार फिर से समझिए। कंडेंसेशन जिसको हिंदी में संक्षेपण कहा जाता है। देखिए जब हम कोई भी लिक्विड या फिर मैं कहूँ अगर हमने पानी उबाल लिया और पानी को हमने उबाला तो पानी जो है वो भाप बनकर उड़ेगा। अगर हम ढक्कन लगा देते हैं उस बर्तन पर तो हम और ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हम ढक्कन हटाएंगे तो पानी की कुछ बूंदें उस बर्तन में वापस से गिर रही होंगी। तो एक तरफ हमने देखा कि किस तरीके से लिक्विड की गैस बनी यानी कि पानी की भाप बनी, और यहाँ पर हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरीके से भाप का वापस से पानी बन गया। तो भाप का पानी बनना दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। उस प्रोसेस को कंडेंसेशन यानी संक्षेपण कहते हैं। और ये हम बरसात से भी लगा सकते हैं। हम देखते हैं कि जो बादल हैं वो ऑब्वियसली भाप से बनते हैं और जो रेन है वो वाटर की यानी कि लिक्विड फॉर्म में बरसती है। तो ये लिक्विड से हमने गैस में बदला, वेपराइजेशन से गैस को लिक्विड में बदला, कंडेंसेशन से। अब देखिए सॉलिड गैस, गैस सॉलिड, सब्लिमेशन या इसको डिपोजिशन भी कहा जाता है यानी कि सब्लिमेशन का उल्टा। और सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, संगलन, और लिक्विड से सॉलिड सॉलिडिफिकेशन। तो यहाँ पर इजीली हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। अब देखिए हमारे चैप्टर का कुछ एंड का पार्ट यहाँ पर स्टार्ट होता है, और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये भी, इवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण के बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, या फिर जिसको वाष्पोत्सर्जन भी कहा जाता है। चलिए पढ़ते हैं वाष्पीकरण के बारे में। वाष्पीकरण यानी कि इवापोरेशन, अ सरफेस फेनोमेनन in which liquid changes into vapors at any temperature below its melting point is called evaporation। evaporation के बारे में मैं आपको बता देता हूँ एक बार पहले, जो आपने अब तक 8th क्लास तक बेस से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। evaporation के बारे में हमने ये पढ़ा है भाई, द चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर, यानी कि पानी का भाप बनना या फिर पानी का भाप बनकर उड़ जाना, उसको इवापोरेशन कहते हैं यानी कि वाष्पीकरण कहते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, एक बार फिर से समझिए। अ सरफेस फेनोमेनन एक सतह की घटना होती है इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि एक लिक्विड जो है वो वेपर में बदल जाता है अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पर, किसी भी टेम्परेचर पर जब वो वेपर में बदलना स्टार्ट करता है, उसको उस पूरे प्रोसेस को इवापोरेशन, उस पूरी घटना को इवापोरेशन कहा जाता है, यानी कि पानी का
भाप बनना किसी भी टेम्परेचर पर, दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण। Particles on the surface of a liquid have higher kinetic energy than others, so they break. The force of attraction between the particles and escape from the surface in liquid from the in the form of vapors. एक बार फिर से समझिए इस पॉइंट को। Particles on the surface of a liquid have higher kinetic energy than others, so they break the forces of attraction between the particles and escape from the surface of liquid in the form of vapors। यानी कि जो सतह पर मौजूद होते हैं पार्टिकल्स, उनमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के कारण ही वो दूसरों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि दूसरों के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनसे बच निकलते हैं और भाप बनकर उड़ने लगते हैं। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे इवापोरेशन या इवापोरेशन के रेट को, वाष्पीकरण की दर को फर्क पड़ता है, ज्यादा या कम हो सकता है वाष्पीकरण, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं देखिए एक बार उसके बारे में ध्यान से समझते हैं। रेट ऑफ इवापोरेशन के फैक्टर्स यानी कुछ ऐसे कारक जिन पर इवापोरेशन डिपेंड कर सकता है, निर्भर कर सकता है। एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, अगर सतही क्षेत्रफल ज़्यादा हो या कम हो तो क्या होगा। सरफेस एरिया, ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस। अगर सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय या फिर सतह क्षेत्रफल अगर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, कटोरी में पानी ले लीजिए और दूसरी जगह अगर हम उतना ही पानी एक प्लेट में या फिर एक प्लेन बर्तन में लेंगे तो जो प्लेन बर्तन वाला पानी है वो ज़्यादा जल्दी भाप बनकर उड़ेगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एरिया ज़्यादा होगा, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन भी जल्दी होगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा। इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, हैंस रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस। हमें इस बात का पता है कि जब भी हम पानी को उबालते हैं यानी कि हम उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे उतनी तेज़ी से इवापोरेशन होगा, यानी उतनी ही तेज भाप बनकर पानी जो है वो उड़ जाएगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवापोरेशन की जो दर है, वाष्पीकरण की दर, रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ेगी। थर्ड चीज देखिए, ह्यूमिडिटी क्या होती है। ह्यूमिडिटी यानी कि नमी, या फिर हम इसे आर्द्रता भी कहते हैं। ह्यूमिडिटी, व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो, डिग्री ऑफ डैम्पनेस ऑफ एयर इज लो, इवापोरेशन रेट इज इंक्रीज्ड। मोर ह्यूमिडिटी लेस इवापोरेशन। एक बार फिर समझिए, जब ह्यूमिडिटी यानी कि हवा में जो नमी होती है वो कम होती है तो इवापोरेशन ज्यादा होता है। अगर हवा में नमी ज़्यादा होगी तो इवापोरेशन कम होगा। अगर हवा में नमी ज़्यादा है तो पानी कम तेज़ी से भाप बनकर उड़ेगा, और अगर हवा में नमी कम है तो क्योंकि वहाँ पर हवा में नमी कम है और जो एटमॉस्फेयर है वो ड्राई एटमॉस्फेयर है, और सूखे एटमॉस्फेयर में पानी जो है वो ज़्यादा तेज़ी से भाप बनकर उड़ सकता है। दैट इज़ प्रेटी क्लियर। फोर्थ पॉइंट देखिए, विंड यानी कि हवा। अगर हवा तेजी से चलेगी तो ऑब्वियसली जो इवापोरेशन का रेट है वो तेज होगा यानी कि बढ़ेगा। तो ये चार चीज़ें हैं जिन पर इवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण डिपेंड करता है, निर्भर करता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एक बार फिर से इस चैप्टर की, और कुछ क्वेश्चंस भी हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं, और यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं। इवापोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। इवापोरेशन के कारण जो है ठंडक होती है, यानी कि जब भी कहीं लिक्विड भाप बनकर उड़ता है तो वहां पर उसके बाद ठंडक हो जाती है, कूलिंग हो जाती है। द कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ लिक्विड इवापोरेट, जब एक लिक्विड इवापोरेट यानी कि भाप बनकर उड़ता है, इट टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हमने ये पढ़ा है कि वहाँ पर गुप्त ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है फ्रॉम सराउंडिंग्स विच ऑन लूजिंग हीट गेट कूल्ड। तो जब वो हीट यानी कि अपनी एनर्जी को लूज करती है तो बाद में वो ठंडी हो जाती है। इसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये देखिए, व्हेन वी पुट एसीटोन ऑन आवर हैंड,
जब हम अपने हाथ पर एसीटोन लगाते हैं, अब देखिए एसीटोन क्या होता है, एसीटोन एक केमिकल है, नेल पॉलिश में ये केमिकल होता है। इट गेट्स वेपराइज्ड बाय टेकिंग हीट फ्रॉम आवर हैंड। हमें पता है अगर हम उसे अपने हाथ पर रख देंगे तो वो भाप बनकर उड़ जाएगा, जैसे नेल पेंट जो होता है या नेल पॉलिश वो नाखून पर रखकर सूख जाता है। तो यहाँ पर अगर हम उसे रख देंगे अपने हैंड पर तो वो भाप बनकर उड़ जाएगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि नेल पॉलिश का यूज़ जो है वो छोटे मोटे जो कट लग जाते हैं बॉडी पर उसमें भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे कूलिंग होती है, वो भाप बनकर उड़ जाएगा हमारी बॉडी से टेम्परेचर लेकर, और उसके बाद जो हमारा हाथ है वो कूल फील करेगा आसपास की हवा के कारण। दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन कॉज्ड कूलिंग। इस वजह से इवापोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। वी शुड वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर टू कीप कूल एंड कंफर्टेबल एज कॉटन इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। हमें पता है कि हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं, और कॉटन के कपड़े यानी कि सूती कपड़े पहनने से देखिए क्या होता है, सूती कपड़े जो है पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और वो हमारा स्वेट भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जब हवा चलती है तो वही जो स्वेट है वो हमें ठंडा लगता है। दैट कॉज कूलिंग, उसकी वजह से कूलिंग होती है। तो यही एग्जाम्पल है। और समर में कई लोग हैं जो अपनी छतों पर या फिर ग्राउंड में पानी देते हैं समर में, यानी कि गर्मी के मौसम में। द वाटर टेक्स हीट फ्रॉम द ग्राउंड, और जो वाटर है वो ग्राउंड से हीट लेता है टू वेपोरेट दस मेकिंग प्लेस कूल। और फिर ग्राउंड से हीट लेने के बाद जो पानी है वो ग्राउंड को ठंडा बना देता है, क्योंकि जो ग्राउंड की हीट है वो चली गई। दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। इससे वजह से इवापोरेशन जो है वो इवापोरेशन की वजह से कूलिंग होती है, ठंडक होती है। Why do we see water droplets on outer surface of a glass containing ice cold water? बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, एक बार फिर से समझिए इस एग्जाम्पल को। Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? अगर हम किसी ग्लास में ठंडा पानी डालते हैं तो उसके बाहर नमी क्यों आ जाती है, यानी उसके बाहर हम वाटर ड्रॉपलेट्स पानी की बूंदे क्यों देखते हैं। देखिए एक ऐसा किस वजह से होता है, हमें पता है कि जो हवा है उसमें कहीं ना कहीं नमी मौजूद है, और वो जो नमी है वो वाटर जो कि ग्लास में डला हुआ है, तो जो ग्लास का ठंडा सरफेस है उस पर आकर चिपक जाती है। और यही ड्यू का भी एग्जांपल है, ओस का, और यही एग्जांपल है इसका भी। जब वो ठंडे सरफेस पर आकर मॉइस्चर नमी चिपक जाती है तो वो हमें वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह दिखाई देता है। एक क्वेश्चन, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, ये क्वेश्चन क्लियर आउट हो चुका है। और इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर भी फिनिश हो गया है। अगर किसी चीज़ को लेकर कोई दिक्कत हो या आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप प्लीज़ मुझे फ़ोन करें या मुझे व्हाट्सएप करें, और नोट्स के लिए भी मुझे कॉल या फिर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो समझने में कोई दिक्कत हुई तो प्लीज़ रिवाइंड कीजिए और वीडियो को बार बार देखिए। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई का नुकसान बिल्कुल भी ना होने दें, जबकि जो सेशन है वो तो अब शुरू होने ही वाला है। Thank you students for being with us